नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की ये जो व्याख्यान की श्रृंखला है, इसमें आज अपन शुरू करते हैं प्लेटो। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा होगा, प्लेटो को पहला राजनीतिक चिंतन है वो माना जाता है। और प्लेटो मूलतः एक यूनानी विचारक था और यूनानी सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा। प्लेटो का जन्म यूनानी सभ्यता में हुआ था। यूनानी सभ्यता अब से 2500 साल पहले यूरोप में विकसित हुई थी और उस यूनानी सभ्यता में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ था। और उसी यूनानी सभ्यता में आपको पता होगा कि ये जो ओलंपिक गेम्स हैं, ये उनका प्रारंभ तभी से हुआ था। उस यूनानी सभ्यता में छोटे छोटे नगर राज्यों की एक सभ्यता विकसित हुई थी और उन छोटे छोटे नगर राज्यों को ही वो अपनी भाषा में पोलिटी कहा करते थे। और पोलिटी जो चूँकि वो राज्य को कहते थे, इसलिए वो राज्य के क्रियाकलापों को यानी अपनी पॉलिटी के क्रियाकलापों को पॉलिटिक्स है वो कहते थे। तो आज का जो पॉलिटिक्स शब्द है वो उसी यूनानी सभ्यता से है वो आया। तो चूँकि ज्ञान विज्ञान का विकास होता है तो वो सभी क्षेत्रों में वो होता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ज्ञान विज्ञान का विकास खूब हुआ, वहाँ राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति भी है वो हुई। और ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक चिंतन का जो प्रारंभ है वो उसी यूनानी सभ्यता में हुआ। जैसा कि बारकर ने कहा है कि राजनीतिक विचारों का प्रारंभ यूनानी चिंतन से ही होता है। और उसी यूनानी सभ्यता में जो प्रख्यात राजनीतिक विचारक प्लेटो और अरस्तु है वो पैदा हुए थे। और उसी यूनानी सभ्यता में जो राजनीतिक चिंतन जिस राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति हुई उसे ही अपन सामान्यतः सामूहिक तौर पर यूनानी राजनीतिक चिंतन ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के नाम से जाना जाता है। उस यूनानी सभ्यता में गुरु शिष्यों की 3 पीढ़ियाँ हुई और हर एक शिष्य ने अपने गुरु से ज़्यादा नाम कमाया। जैसे सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। प्लेटो ने सुकरात से ज़्यादा ख्याति प्राप्त की और अरस्तु ने प्लेटो से ज़्यादा ख्याति प्राप्त की। तो विश्व इतिहास में इस तरह के उदाहरण बहुत कम देखने को है वो मिलते हैं कि गुरु शिष्यों की 3 पीढ़ियाँ हुई और तीनों ही विश्व प्रसिद्ध है वो हुई। तो इस व्याख्यान की श्रृंखला में आज के इस व्याख्यान में सबसे पहले प्लेटो का एक सामान्य परिचय है वो मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद प्लेटो के विभिन्न जो सिद्धांत हैं, प्लेटो के जो विचार हैं, प्लेटो की पुस्तकों के बारे में हैं, वो आपको अगले जो व्याख्यान में है वो बताएंगे। तो प्लेटो का जो जन्म है उसी जो यूनानी सभ्यता में जो वहाँ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उनमें एक राज्य था एथेंस। एथेंस में प्लेटो का जन्म है वो हुआ 427 ईसा पूर्व में। और प्लेटो का जो मूल नाम था वो प्लेटो नहीं था, उसका मूल नाम था अरिस्तोक्लेस। लेकिन उसकी प्लेटो की जो शारीरिक बनावट थी, हष्टपुष्ट था, सुडौल था, उस शारीरिक बनावट के आधार पर उसका जो शारीरिक शिक्षक था उसको प्लातोन कहा करता था। क्या कहा करता था? प्लातोन। उस प्लातोन से ही बाद में उसका नाम प्लेटो पड़ गया और प्लेटो के नाम से ही वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है वो हुआ। और इसके अलावा एक नाम और है, अरबी भाषा में प्लेटो को ही अफलातून भी है वो कहा जाता है। प्लेटो का जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ, एक कुलीन परिवार में हुआ। और मैंने आपको बताया उस यूनानी सभ्यता में जो छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे उन राज्यों में अधिकांश में लोकतंत्र था। लोकतंत्र भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। इसलिए जो संभ्रांत परिवार के जो लोग थे वो अपने बच्चों को राजनीति में भेजना चाहते थे, चुनाव लड़ते थे, चुनाव लड़कर वो शासकीय पदों को ग्रहण वो करते थे। तो परिवार के जो लोग उनको राजनीति में भेजना चाहते थे, लेकिन राजनीति में सफल होने के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए प्लेटो की शिक्षा के लिए परिवार वालों ने भेजा सुकरात के पास। और सुकरात उस समय का यूनान का सबसे बड़ा दार्शनिक था, सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति सुकरात को ही माना जाता था। इसलिए सुकरात के पास जो है वो प्लेटो को पढ़ाई के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए है वो भेजा गया। कई वर्षों तक प्लेटो सुकरात के पास रहा, उससे ज्ञान का अर्जन किया। और प्लेटो जो था वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था और गुरु के प्रति उसका बहुत आसक्ति है वो उसकी थी। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी और एक मार्मिक घटना है वो घटी। वो घटना ये घटी कि वहाँ के शासकों को सुकरात का जो दर्शन था वो पसंद नहीं आया। लोकतांत्रिक सरकार थी और उस लोकतांत्रिक सरकार के शासकों को सुकरात का दर्शन न तो समझ में आया न उनको पसंद आया। और उन्होंने सुकरात पर आरोप लगाया कि यह युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है और यह आरोप लगाकर उसको मौत की सज़ा दे दी। सुकरात को जो मौत की सज़ा दी गई उस घटना ने
प्लेटो को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। बहुत मार्मिक आघात है वो प्लेटो पर को उस घटना से लगा, और उस घटना ने प्लेटो का जीवन प्रवाह को है वो बदल दिया। और प्लेटो दुखी होकर एथेंस को छोड़कर ही चला गया, और ये कहा जाता है कि 12 साल तक वह इसी तरह से भटकता रहा, अलग अलग देशों में भटकता रहा, और इस विषय पर वो चिंतन करता रहा कि उसका गुरु इतना ज्ञानी था, इतना महान व्यक्ति था, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसको मौत की सज़ा क्यों दी गई। और लगातार वह चिंतन करता रहा, और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुकरात को यानी उसके गुरु को मौत की सज़ा का मूल कारण था लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र था इसीलिए सत्ता अज्ञानी लोगों के हाथ में चली गई। इसलिए तभी से प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी हो गया, लोकतंत्र से उसका विश्वास है वो उठ गया, और जीवन भर वह लोकतंत्र का विकल्प है वो खोजता रहा। और 12 वर्षों तक किसी तरह से भ्रमण करते हुए वह वापस एथेंस लौट कर आया, और एथेंस में आकर उसने अपनी एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था अकादमी या एकेडमी। ये जो एकेडमी है ये प्लेटो के मरने के बाद भी 900 वर्ष तक यूरोप में ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करती रही। इस एकेडमी को यूरोप का पहला विश्वविद्यालय होने का दर्जा है वो प्राप्त है, और इसी एकेडमी में जो प्रख्यात दार्शनिक यानी प्लेटो का शिष्य अरस्तु की पढ़ाई भी इसी एकेडमी में है वो हुई। और यहाँ आकर प्लेटो ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की जिसका नाम था रिपब्लिक। और रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेटो लोकतंत्र का घोर विरोधी था, और लोकतंत्र का घोर विरोधी क्यों था, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि लोकतंत्र में अज्ञानी लोगों के हाथ में सत्ता चली जाती है, और जब शासक अज्ञानी होते हैं, अनुभवहीन होते हैं, तो पूरी की पूरी शासन प्रणाली विकृत है वो हो जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में गुणों का महत्व नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र में केवल संख्या बल का महत्व होता है। जिसको अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं वो चुनाव जीत जाता है, और जो चुनाव जीत जाता है वो शासक है वो बन जाता है। ऐसा प्लेटो का मानना था। तो इसलिए वह प्लेटो लोकतंत्र को अज्ञानियों का शासन कहा करता था, वह भीड़तंत्र कहा करता था। इसीलिए वह लोकतंत्र का विरोधी था कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र नहीं होगा तो क्या होगा, जो लोकतंत्र का विरोध करता है उसको लोकतंत्र का विकल्प भी बताना पड़ेगा। तो प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था और लोकतंत्र का विकल्प खोज रहा था, और विकल्प बताने के लिए उसने रिपब्लिक की रचना की, और रिपब्लिक में उसने लोकतंत्र का विकल्प बताया, राज्य व्यवस्था का एक नया मॉडल दिया। उसे ही प्लेटो का आदर्श राज्य कहा जाता है। तो रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने एक आदर्श शासन प्रणाली का मॉडल प्रस्तुत किया, यानी प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य के रूप में लोकतंत्र का एक विकल्प प्रस्तुत है वो किया 40 साल की उम्र में। और जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया तो उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह इस तरह का आदर्श राज्य कहीं स्थापित करे। ये आपको पता ही होगा कि कोई भी आविष्कारक जब किसी नई चीज़ का आविष्कार करता है तो उसकी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं इस आविष्कार का प्रयोग करके देखूं कि ये वास्तव में काम कैसा करता है। तो प्लेटो की भी हार्दिक इच्छा थी कि वह इस आदर्श राज्य को कहीं लागू कर देखे, और उसने बहुत कोशिश की। उसका पड़ोसी एक यूनानी राज्य था सिराक्यूज, वो वहाँ गया, वहाँ के शासक को दार्शनिक शासक बनाने की कोशिश की। वहाँ उन्होंने गंभीर प्रयास किए लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। उसके बाद दोबारा उसने प्रयास किए, कई बार प्रयास किए, लेकिन वो उस आदर्श राज्य को कहीं भी स्थापित करने में सफल नहीं रहा। और ऐसे उसकी धीरे धीरे उम्र निकलती गई, और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस तरह का आदर्श राज्य जो है वो केवल आदर्श ही है, वो केवल काल्पनिक है। इस तरह का आदर्श राज्य कहीं व्यवहार में स्थापित किया जाना संभव नहीं। लेकिन वह लोकतंत्र का तो विरोधी था कि लोकतंत्र तो नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र नहीं हो तो फिर क्या हो। लोकतंत्र के विकल्प के तौर पर उसने आदर्श राज्य बताया का प्रतिपादन किया, और आदर्श राज्य भी व्यवहारिक नहीं था, तो अब क्या किया जाए। इसलिए प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक और पुस्तक की रचना की जिसका नाम था द लॉज। द लॉज में प्लेटो ने लोकतंत्र का एक नया विकल्प दिया। उस विकल्प का नाम था, उस विकल्प को कहा जाता है प्लेटो का उप आदर्श राज्य। ये जो उप आदर्श राज्य था ये व्यवहारिक अधिक था, और ये कहा जाता है कि प्लेटो के जो उसने रिपब्लिक लिखी थी वो युवावस्था में लिखी थी, तो उसमें उसके क्रांतिकारी विचार थे, लेकिन वृद्धावस्था में उसके विचारों में थोड़ी
मैच्योरिटी आई, परिपक्वता आई और समझदारी आई। इसलिए उसने व्यावहारिकता को महसूस किया और ये महसूस किया कि जो आदर्श राज्य जैसी व्यवस्थाएं जो हैं वो पृथ्वी पर अब संभव नहीं हो सकती, क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है। इसलिए उसने व्यवहारिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिरूप या मॉडल प्रतिपादित करने के लिए द लॉज की रचना की और द लॉज में उसने लोकतंत्र का एक नया मॉडल या विकल्प प्रस्तुत किया। उसे ही प्लेटो का उप आदर्श राज्य या दूसरा आदर्श राज्य है वो कहा जाता है। और 81 वर्ष की उम्र में आयु में प्लेटो की 347 ईसा पूर्व में मृत्यु है वो हो गई। अब बात करते हैं प्लेटो के साहित्य की। तो ये कहा जाता है कि प्लेटो ने लगभग 38 पुस्तकें हैं वो अपने जीवन काल में है वो लिखी थी, लेकिन उनमें से 28 पुस्तकें वो प्रामाणिक मानी जाती हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेटो मूलतः अपन दार्शनिक, प्लेटो को राजनीतिक विज्ञान का दार्शनिक मानते हैं, लेकिन प्लेटो मूलतः राजनीति का दार्शनिक नहीं था। अलग अलग विषयों पर उसने पुस्तकें हैं वो लिखी थी। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक शास्त्र नाम का विषय प्लेटो के समय तक अस्तित्व में नहीं आया था। इसलिए प्लेटो मूलतः राजनीति का दार्शनिक था ये अपन नहीं मान सकते। हालांकि राजनीतिक विषयों पर उसने खूब लिखा, बहुत समझ थी, खूब लिखा, खूब साहित्य उसने है वो लिखा। तो 28 जो पुस्तकें लिखी हैं वो सारी राजनीति पर लिखी हुई किताबें नहीं हैं। उसकी कुछ जो प्रसिद्ध किताबें, जैसे दो का नाम आपको बता चुका हूँ, एक रिपब्लिक थी, एक द लॉज थी, एक स्टेट्समैन थी, एक क्रीटो थी, एक अपोलोजी थी। बहुत सारी किताबें उसने है वो लिखी थी। लेकिन राजनीतिक विषयों पर लिखी हुई जो किताबें हैं वो उसकी 3 मुख्य किताबें, एक रिपब्लिक है, दूसरी द लॉज है, तीसरी जो है वो स्टेट्समैन है। ये राजनीति पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। और रिपब्लिक के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक में राजनीतिक विषयों का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी पूरी राजनीतिक बातों पर ही लिखी गई है। राजनीति के अलावा भी उसमें अन्य कई विषयों का ज्ञान है वो, अन्य कई विषयों के बारे में उसमें लिखा गया। मूलतः समाज शैली में लिखा हुआ एक ग्रंथ है और उसमें उसने आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और चूँकि वो आदर्श राज्य कहीं भी वो स्थापित नहीं कर सका, वो व्यवहारिक नहीं था, काल्पनिक अधिक था, इसलिए प्लेटो ने लोकतंत्र का विकल्प खोजने के लिए एक नई पुस्तक द लॉज का प्रतिपादन किया और द लॉज में उसने लोकतंत्र का एक नया विकल्प दिया जिसको आदर्श राज्य कहा जाता है। ये प्लेटो की मुख्य किताबों की जानकारी है। और नेक्स्ट व्याख्यान में जो है वो प्लेटो का जो संपूर्ण जो राजनीतिक चिंतन है और राजनीतिक चिंतन में उसने जो जो मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उन सब के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।